एमपी में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बालाघाट में लाखों के इनामी 10 नक्सली आज सरेंडर करेंगे। नक्सली लीडर कबीर अपने साथियों के साथ हथियार रख करके अब मुख्यधारा में संविधान की शपथ लेगा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदाबाद। एमएमसी जोन में कबीर पर 77 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने ये अपना हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में जुड़ेंगे, पुनर्वास नीति का लाभ लेंगे, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का जो दिन तय किया है, उम्मीद है उससे पहले ही यह लक्ष्य हासिल हो जाए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कबीर उर्फ सुरेंद्र, राकेश मानसिंह, लालटू, नवीन, विक्रम, समर, सलिता, शिल्पा, जरीना, जयशिला सरेंडर करने वाले हैं। अब इनकी पोस्ट्स भी सुन लीजिए। ये नक्सली लीडर बड़े लीडर्स हैं। नक्सलवाद की नीतियां बनाना और उनको क्रियान्वित करना, नेतृत्व करना इनका काम था। कबीर उर्फ सुरेंद्र जो कि सब जोनल कमेटी का मेंबर है, राकेश मानसिंह होली सब जोनल कमेटी का मेंबर है, लालटू एरिया कमेटी का मेंबर है, नवीन, विक्रम, समर, सलिता, शिल्पा, जरीना, जयशिला इनके सहयोगी हैं। और अब ये हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में लौटेंगे, संविधान की शपथ उठाएंगे और लोकतंत्र में विश्वास जताएंगे, पुनर्वास नीति का लाभ लेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी जो सरेंडर की कार्रवाई है, इससे निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, कब और कितनी देर में होने वाला है ये सरेंडर का प्रोग्राम? देखिए, अभी आज जो है एमसी जोन के 10 नक्सलियों का सरेंडर किया, जिसमें कि 77 लाख रुपए का जो इनामी कबीर है, इसके सहित 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली है। कुल मिला के 10 नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं। और सीएम साहब का प्रोग्राम जो है, जो कि 3:20 पे यह प्रोग्राम होगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके सामने ये सशस्त्र हथियारबंद जो नक्सली सभी हैं, उनके द्वारा वहां सरेंडर किया जाएगा, आत्मसमर्पण किया जाएगा और जो पुनर्वास नीति के तहत जो यहाँ सरेंडर करेंगे और फिर समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि जो ये नक्सली बहुत हार्डकोर नक्सली है, जिसमें कबीर जो मुख्य रूप से इनका नेतृत्व करता था और इसके पास जो हथियार है, साथ तौर से बताइए कि 47 जैसे हथियार लेके ये नक्सली डटे रहते थे और मुतोड़ जो। लेकिन अभी जो लगातार जो स्थितियां जो देखी जा रही, जो ये मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली बार ऐसा है कि 10 से ज्यादा नक्सली, जो 10 नक्सली हैं, ये सरेंडर करने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद लगातार 2-3 नक्सली ही सरेंडर करते थे। तत्काल जो स्थितियां जो अभी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं ये सभी नक्सली। तो आपको इनके बारे में बता दूं कि लगातार ये जो थे जंगली क्षेत्रों में, इलाकों में, ये जो कुख्यात नक्सली हैं, इनके द्वारा नक्सल ऑपरेशन किया जा रहा था और लगातार टारगेट ये तो पुलिस कर्मियों को और आम नागरिकों को बनाया जाता था। लेकिन अभी जिस हिसाब से भारत सरकार ने डेडलाइन इनको 2026 दिया है, इनको आत्मसमर्पण करना है, इसके तहत नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहा था। कुल मिला के बता दूं, एक साल में 2000 से ज्यादा नक्सल ऑपरेशन बालाघाट जिले में चला गया, जिससे इनकी कमर टूट गई थी। अब इनके पास एक ही चारा बचा था, या तो पुलिस से इनको भिड़ना था या तो आत्मसमर्पण करना था। क्योंकि ये लगातार अपने जो क्षेत्र है, अपना नक्सली एरिया, उसको छोड़ छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे थे, जिसके कारण लगातार कुछ दिनों में नक्सली डंप और साहित्य और विस्फोटक भी बरामद किए जा रहे थे। इससे साफ तौर पर जाहिर है कहीं न कहीं इनको छुपने को जगह नहीं मिली और पुलिस की इतनी मनोबल बढ़ा हुआ था कि इन्होंने लगातार इनको पर टारगेट बनाया हुआ था, जिससे क्षुब्ध होके और नक्सल जो आत्मसमर्पण नीति जो है नया जो आया है, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुए। क्योंकि इसके पहले ही सुनीता ने यहाँ पे समर्पण किया था और उसको लगातार लाभ जो मिल रहा था, इन्होंने देखा कि समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में ही इनको फायदा है, न कि यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के साथ इनको पुलिस कार्रवाई में इनको एनकाउंटर होने से। तो कुल मिला के साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत ही ये सही समय पर समर्पण देंगे और सभी मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। तो कुल मिला के जिस हिसाब से यहाँ पे नक्सली आए थे, क्योंकि लगातार तो पुलिस का जो दबाव बनता जा रहा था अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तीनों सीमाओं पे ही नक्सल ऑपरेशन चालू था और तीनों ही जो राज्यों की जो पुलिस थी लगातार इन पे दबाव बनाए जा रही थी और कहीं भी इनको छुपने का स्थान नहीं मिल रहा था। इससे साफ तौर पे जाहिर था कि जंगल में भटकते हुए
अब इनको इसके पास एक ही चारा था लास्ट की, इनको आत्मसमर्पण करना था, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका। सुकमा में नक्सलियों को एक और झटका लगा। 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। यहां दिरिदो विज्जल उर्फ जयलाल और उसकी पत्नी माड़वी गंगी ने सरेंडर किया है। नक्सली पति पत्नी कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे। दोनों नक्सली संगठनों के लिए वसूली करते थे। नक्सली दंपति ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के अंदर सरेंडर किया। सुकमा पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। नक्सली जयलाल पर 8 लाख रुपए का इनाम था। दरअसल माड़वी गंगी उर्फ भीमे पर 25 लाख रुपए का भी इनाम था। इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार देश भर से सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट पर हालात पहले से ही बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से परेशानी भी हो रही है और कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिसमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर आई। इसके अलावा बेंगलुरु, मुंबई की फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी खबरें सामने आई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हालात सामान्य नहीं है। घंटों से फ्लाइट्स के लिए लोग परेशान हैं। अगर लोगों की दिक्कतें हुए इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशंस बाकी एयरपोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं। दिखा रही हूँ आपकी कि बोर्ड देख रहे हैं अभी भी कैंसिल चल रही है। बहुत सारे करीब 60 फ्लाइट्स आज के दिन ही कैंसिल हुए। पता जैसे हमको पता है कि जिस तरह से कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हैं कि कैंसिलेशन जो है, पर बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक गए हैं। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पहले से आ गए थे आप? कितने घंटे पहले आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट? हम अभी जस्ट आए हुए हैं और हमारी फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे की है। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का स्टेटस अभी तो फ़ोन पे दिखा रहा है हमको कि ऑन टाइम है, मगर अब ने ऐसा सुना है कि इधर आके भी पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इसलिए प्री स्टेटस जानने के लिए हम इधर अभी पहले से आ चुके हैं। आपकी बोर्डिंग पास आ चुकी है आपके पास? ना, नहीं आए हैं अभी। आप कहाँ जा रहे हो और आपकी क्या कोई दिक्कतें हैं आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में? क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी ऐसे चेयर्स नहीं देखे जितने लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों साथ ही अहमदाबाद से ही है, बेंगलोर से अहमदाबाद जा रहे हैं और ट्रैफिक के हिसाब से और वो फ्लाइट डिले हो रही है, इसलिए हम पहले ही आ गए हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट में ऐसे लोग वेट करते हुए या पहले से आते हुए नहीं देखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई ऐसे फ्लाइट कैंसिलेशंस होते हैं वो वेटिंग एरिया अंदर होती हैं और लोगों को उनकी सुविधाएं देते हैं, जिसके वॉशरूम के, क्योंकि बुजुर्ग लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारी हो सकती है, कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हों। हमने 1-2 बार ये भी इमेजेस देखे थे जहाँ पे लोग अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से हरिद्वार जाने की कोशिश करें पर उनके फ्लाइट्स कैंसिल हुए। यही है दिक्कतें, बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रही है और फिर उनका कहना है कि एयरपोर्ट आने के बाद ही उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है या कैंसिल हो रही है। तो इतने दूर, अगर आप बेंगलोर जानते हैं तो एयरपोर्ट करीब 40-45 किलोमीटर दूर है सिटी से और लोग आते हैं दूर दूर से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली रेलवे टिकट भी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहे थे। तो उनकी क्या हालत हो सकती है? रोहिणी स्वामी, बेंगलुरु, न्यूज़ इंडिया के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट के हालात की बात करें तो टर्मिनल 1 पर हालात चुनौतीपूर्ण है। कई यात्री रात भर से फंसे हैं, किसी की फ्लाइट कैंसिल है, कोई रीशेड्यूलिंग की वजह से वेटिंग में है, लंबी कतारें काउंटर पर भी हैं, अफरा तफरी बनी हुई है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू सुबह। जी,
ठीक है। दिल्ली टू गुवाहाटी कितने से बजे का फ्लाइट था आपकी? 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। ठीक है, अब बोला जो ठीक है अभी वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो 8, 9, 10 बजे। बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। 11:30 की बता रहे हैं ये फ्लाइट का। कहाँ जाना था आपको? ईटानगर जाना सर। डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर? हाँ जी सर, जाना तो किमिंग है। मैंने मेरा यानी कि कल की मेरी ये वो हाजिरी है, छुट्टी आया था मैं। 8 तारीख को आपको ज्वाइन? हाँ, हाजिरी है मेरी 8 तारीख की सर। अच्छा, अभी पता नहीं अब कैंसिल होगी या फ्लाइट या फिर क्या होगा, कोई पता क्या नहीं। सूचना मिल पा रही है? सूचना तो सर अभी तो दिखा रहा है इसमें, अब बाद में फिर शायद कैंसिल कर देगी। ट्रेन लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था यहाँ दिल्ली। अच्छा, तो उसका सारा प्रोग्राम गोवा का सारा वहाँ सेट था। अब अचानक इन्होंने अभी एक मैसेज भेजा है कि वो फ्लाइट को उन्होंने अपनी मर्जी से दोपहर की 2 की जगह रात के 12 बजे कर दी। और दैट ऑल्सो गोवा से दिल्ली आनी? गोवा से यहाँ आनी थी, वो उसको उन्होंने पहले दिल्ली कहा कि आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे से वहाँ आइए। मतलब इट इज जस्ट अ मेस, टोटल मेस। और कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफ देयर ओन दे चेंज द फ्लाइट्स। अपने आप पहले थी डायरेक्ट और अब कर दी हॉपिंग, और हॉपिंग का टाइम इतना गड़बड़ कर दिया। अब वो बेचारी 2 बजे ये समझाइए कि यहाँ उन्हें किस टाइम पहुँचना था और अब जो नई सूचना आपके पास 2 बजे उनको चलना, गोवा दोपहर को 2 बजे गोवा से चलना था। नहीं, अभी नहीं, इट्स टाइम, अभी कुछ टाइम है, 4-5 दिन है। अच्छा, हाँ, 4-5 दिन हाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही सब गड़बड़ कर दी है। अब वो लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था डायरेक्ट दिल्ली, उन्होंने कर दिया गोवा बॉम्बे दिल्ली। अब होटल से वो चेकआउट करेगी 12 बजे। 12 बजे चेकआउट करके रात के 12 बजे को फ्लाइट दी है, तो 12 घंटे कहाँ जाएगी वो?